नमस्कार दोस्तों। अब जरा देखिए कि एक समय था, मतलब अब तो सारा का सारा ओआईसी ओआईसी इन द सेंस कि जो मुस्लिम कंट्रीज का एक संगठन है उसको ओआईसी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब कहने का मतलब ये है कि एक समय था जब ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान को इतना अनकंडीशनल सपोर्ट किया करते थे, चाहे वो कश्मीर की मैटर हो, चाहे कुछ भी मैटर हो। और ऐसे में इंडिया लड़ा है उनके साथ, और 2014 के बाद उन सारे कंट्रीज को ये फील करवाना कि भाई आपका फ्यूचर पाकिस्तान के साथ नहीं है, आपका फ्यूचर इंडिया के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि एक समय था जब 57, 56 या फिर 55 कंट्रीज, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, एक समय था जब पूरा का पूरा सपोर्ट था उनको, पाकिस्तान को, उन सारे कंट्रीज का। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उन सारे कंट्रीज का सपोर्ट तो छोड़िए, कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ओआईसी की मीटिंग हो या फिर उस टाइप की मीटिंग हो तो हैंडशेक हो जाता है, मतलब क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सब होते हैं। अदरवाइज पिछले दिनों आप देखिए कि मुझे नहीं लगता कि कुछ चुनिंदा कंट्री को छोड़कर पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के साथ बात होती हो। मुस्लिम कंट्रीज की बात है। कहने का मतलब ये है कि, और खास करके अगर आप देखो तो सऊदी और यूएई मुस्लिम कंट्रीज के बाय डिफॉल्ट लीडर्स है। खास करके सऊदी, और सऊदी जैसा कहता है बाकी के जो 50-55 मुल्क है वो उसी की तरह चलते हैं। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। राम साहब, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है? ओआईसी का इस तरह इजलास होना, अगर इसराइल को, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते होंगे कि अच्छा करारदाद ये है ना, बात की हो रही है, या ये परसेप्शन आज की दुनिया में कोई मानी रखता है कि फिर इससे लोगों की एक राय आमा बनती है, उससे कोई प्रेशर क्रिएट होता है? हमने बायकॉट भी होते देखा है भारतीय प्रोडक्ट्स का। और क्या ये 57 ममालिक मिलकर एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए नहीं आगे बढ़ सकते? शायद ये भारत पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। जिस तरह हमने देखा मलेशिया ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा जी हम आपका तेल लेना ही बंद कर देंगे। 1.25 अरब की आबादी है, उनको मसला हो गया। तो हर मुल्क के अपने मफादात हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उस वजह से ये ओआईसी मिलकर भी कुछ नहीं कर पाती। आपके ख्याल से एक मजाक बन गया है? जी, जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की वो पाकिस्तान से बेहतर है और वो लोग अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये चीज अगर खान साहब को पता थी तो उनको चाहिए था कि वो इंडिया से कुछ सीखते। ये तो जब जितने दिन रहे ये सिर्फ इंडिया को बुरा भला कहते रहे, उनके प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहते रहे, और जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इनका फोन नहीं उठाया। लीग ऑफ द नेशंस का हाल सारी दुनिया ने देखा था, पाकिस्तान ने भी हालत उसकी देखी। और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही ओआईसी की, वो लीग ऑफ नेशंस के मुताबिक तकरीबन उसी तरह की बनी हुई है। एक ऐसा फोरम जहाँ पे नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन के अलावा आज तक किसी भी आपके इस फोरम से कोई ऐसा कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया जिससे हम ये कह सकें, या मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं किया गया। ये एक तरह से इकट्ठा हो जाना और एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बैठना, उसके बाद अपने अपने घरों को चला जाना, फिर वहाँ पे जाके किसी को मुस्लिम उम्मा की फ़िक्र नहीं, और ना ही कोई ऐसी जो कंजक्टिव पॉलिसी है, ऐसी जो तरतीब के साथ बनाई जाए कि मुस्लिम ममालिक उस पॉलिसी को आगे लेकर चलें। ऐसा आज तक कभी भी देखने में नहीं आया। अच्छी बात है कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, इत्तेहाद और यगानगत की बात करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा इन ममालिक की, अपने मुल्क से शुरू करते हुए बाकी ममालिक की सूरत हाल की तरफ जाऊँगा। यहाँ मुस्लिम उम्मा की दर्स दिया जाता है, तबलीग की जाती है, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेंगे। आप अपने मुसलमान भाइयों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, और आप मुस्लिम ममालिक के, सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। सऊदी अरब को देख लेंगे, वहाँ आपको, आपके वहाँ के अंदर आपको इख्तलाफात कैसे नज़र आते हैं। यहाँ आपको यूएई में देख लेंगे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिनका हम अपने मोहब्बत भरे दोस्तों की वजह से बात नहीं करते। और सूडान, उसके साथ अफ्रीकन ममालिक, उसके साथ लीबिया, शाम, इराक, ईरान, और फिर हमें अफ़गानिस्तान, फिर हमें, यानी कि पोलराइजेशन है। आपको हम मसलन डेस्परेटली, हम वो पूरी बातें ऐसी परेशान कौन है कि वो हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे आके बात करना शुरू करें, पहले अपने आप को तो अपने मुल्क में इकट्ठा कर लें, हम अपनी मिलत, अपनी कौम को तो इकट्ठा कर लें, हम एक साए तले, एक उस बैनर के तले आ जाएं। हमारे अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को तबलीग करेंगे। क्या वो है एक जुमला कि लोगों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से और ऐसी उससे क्या वो असर पड़ता है? जो डॉक्टर साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक है, मुआशी तौर पे बाकी ममालिक में भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन देखिए हम पूरी कौम इस्लामोफोबिया के खिलाफ तो इकट्ठी है, इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, इस पर तो पूरी कौम इकट्ठी है। इसी तरह दीगर ममालिक। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि
अगर ये हमारी वजह से किया है ना उन्होंने इस्लामोफोबिया, तो 15 मार्च क्यों रखा है जिस दिन न्यूजीलैंड में मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ था? बुनियादी तौर पर जसिंडा आर्डर्न जो है उस वक्त से काम कर रही थी। इससे पहले कई ममालिक जो हैं वो बात कर रहे थे। मलेशिया बहुत अरसे से इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था। इस्लामोफोबिया का दिन मनाना और चीज़ है, और मुसलमान को देख के नफ़रत का इजहार करना, जो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसलमान का नाम देखते ही, मोहम्मद नाम देखते ही एक नफ़रत का इजहार किया जाता है, उसको कौन रोकेगा? दिन मनाते, माओ का दिन मनाया जाता है। क्या सारी की सारी माएँ जो हैं वो उनकी इज्जत हो रही है घरों में? बापों का दिन मनाया जाता है। क्या बाप जो हैं वो 80-80 साल में मजदूरियाँ करके नौजवानों को नहीं पाल रहे? क्या अब जो दिन मनाना एक सिंबॉलिक, आप उसको अहमियत, कैंसर का दिन मनाया जाता है, सारी दुनिया सिगरेट पी रही होती है उस दिन, डॉक्टर्स भी सिगरेट पी रहे होते हैं। मैं ये अर्ज करता हूँ कि हमें अपने आप को, क्या हमने प्रैक्टिकली हमने ऐसा ही अपना हिपोक्रेट दिखाना अपने आप को? क्या हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते, लागू नहीं कर सकते हुकूक बाद? जी बिल्कुल। अभी क्योंकि खान साहब के जाने का टाइम हो गया है, तो जाते जाते अकल वापस आने लगी है, जो उनके पास पहले भी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तब भी आपको याद होगा बड़ी अच्छी बातें किया करते थे, और हम लोग बड़े इम्प्रेस थे इमरान खान साहब से, और हमें लगता था कि बड़े जैसे कहना चाहिए पढ़े लिखे आदमी हैं, और एक बड़ी रोशन ख्याली से बात किया करते थे। तो बीच में जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बिल्कुल ही हमने उनका कोई और ही चेहरा देखा। तो अब उन्होंने फिर कहा कि जी जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की वो पाकिस्तान से बेहतर है, और वो लोग अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये चीज अगर खान साहब को पता थी तो उनको चाहिए था कि वो इंडिया से कुछ सीखते। ये तो जब जितने दिन रहे ये सिर्फ इंडिया को बुरा भला कहते रहे, उनके प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहते रहे, और जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इनका फोन नहीं उठाया। और उससे पहले जबकि ये बात हुई थी कि जी मैं 1 कदम बढ़ाऊंगा, आप और आगे 10 कदम बढ़ाएंगे, इस तरह की बातें चल रही थी आपस में। बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि अगर हमें लड़ना ही है तो हम गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारे यहाँ जो परेशानियां हैं उसके खिलाफ लड़ें। इस तरह की बातें उन्होंने की थी, और बड़ा एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन बाद में खान साहब ने जो है वो हमेशा नेगेटिव ही बात की और इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। और अब जाते जाते एक बार फिर उन्होंने, जो कि सच्ची बात है, मैं कहती हूँ कि बड़ी सच्चाई उन्होंने आज, बल्कि हामिद मीर साहब ने बड़ा टॉन्ट करके उस क्लिप को ट्वीट किया था कि खान साहब के ऊपर। तो मैंने वहां पे भी लिखा हामिद मीर साहब को कि एटलीस्ट इस चीज में आपको इनकी तारीफ करनी चाहिए कि ये सही बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। आपको कोई जो है नुकसान नहीं है अगर आप अपने पड़ोसी से, चाहे उसके साथ आपके टर्म्स अच्छे ना हो, उसकी किसी अच्छी बात को आप अडॉप्ट करें और अपने घर को भी सही कर लें। तो खान साहब ने बड़े अच्छी ये बात की है, लेकिन अफसोस ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। हमारी दो स्टोरी है। ये जो ECC ने जो हमारी है राब्ता कमेटी, इसमें क्या मलिक साहब है, ये इंडिया से अच्छी बात है, कर लें ट्रेड? नहीं, देखें, बात अच्छी बुरी नहीं होती, बात होती है कौमों का कुछ स्टैंड होता है। मैं तो खुद एक पूरी उम्र अल्लाह का शुक्र है गुजार चुका, मैंने तो यही सुना था कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, वो मुझे 1 मिनट में पता नहीं चला। आज मेरा वजीर मुझे कह रहा है कि भारत में चीनी सस्ती है। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि कौमों का कोई करेक्टर होता है। मैं एक बात आपसे करता हूँ, आज आपको पता लगा चीनी भारत में सस्ती है, 70 साल आपको पता नहीं लगा। एक बात करता हूँ कि इस वक्त हम बड़ी एक इमरजेंसी हालत में, बड़ी साहब इंडिया दुनिया में ये नालायक जो हैं, ये तो क्या बनाएंगे? आप भट्टी साहब से लेना। भट्टी साहब ये बताएं। मैं कह रहा हूं फिर वो दूसरी बात, आपका ज़राअत का मुल्क है 70%, शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। डूब मरने के वाले से जवाब। ज़राअत का मैं आपका 70% ज़राअत है, तो इसमें आलू, टमाटर, प्याज आप इंडिया से मंगाएं तो क्या इसका जवाब है? कपास। भट्टी साहब, जिसके लिए हम क्या रहे हैं कि ये अब हुकूमत में आएंगे, औकात देखें इनकी, हालात देखें इनके, और हमारी रियासत की औलाद, हमारी रियासत की औलाद भी देखें। यहाँ से ये मिले, वहाँ की जो कल्टीवेटिंग एरिया था, हमारी 2 बातें नहीं हमने की। एक, अगर रुपए की कपास होती है ना उसके पास, चीन के पास, तो वो 35 रुपए की उसकी वैल्यू ऐड करता है, और हमारी जो कपास है वो भी हमारे हाथ से गई, खा गया कपास को। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं, वो पैसा लगाते हैं, कमाना उनका हक है, मगर मुझे बताएं ये जो आपने दूसरों को, काश्तकार को चीनी नहीं बनाने की इजाज़त देते, गुड़ बनाने की इजाज़त नहीं देते, ये किस तरह क्यों कर रहे हैं? 7-20 किलोमीटर पे पंजाब है, वहाँ जो भी गन्ना लगाता है वो गन्ने से चीनी बना ले, वो गुड़ बना ले, बेच दे। ये आपने क्यों इतना पाकिस्तान में मसला बना दिया? सिंपल सा उसका सोल्यूशन है, खित्ते में तब्दीली के इम्कान
रुझानात नजर आने लगे हैं। पहले वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिखा, अमन की बात की और अगले ही रोज पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बहाली की जानिब बढ़ने लगे। भारत से चीनी, कपास और सूती धागा मंगवाने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ दो तरफा तिजारत को मुअत्तल किया था, जो अब बहाल होने जा रही है। उसके बाद फिर फायरबंदी हो गई और फिर डेवलपमेंट होती गई। हम कहते रहे कि और होगा, लोग मना करते रहे। हमने कहा वाघा से भी ट्रेड होगी, लोगों ने कहा तरदीद कर दी कि नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन हालात जिधर जा रहे थे, हवा का रुख जो था वो वही रुख था जो हम अपनी तारीख में हम कई बार देख चुके हैं। अब मुझे इस पर कतई इतराज़ नहीं है कि आप भारत से ट्रेड कर रहे हैं, कभी इतराज़ कर सकते हैं, ट्रेड तो एक लाजमी चीज़ है। लेकिन कभी बंद करना, कभी खोलना, कभी मना कर देना, कभी कह देना कि हम मर जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कभी कहना कि जी 5 अगस्त की जो पोजीशन है उससे पीछे जाओ, उससे पहले हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात क्या, अब तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। कल मैं सुन रहा था अपने वज़ीर ख़ारजा को और बड़ी खुशी बता रहे थे वो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा ने हम पर तनकीद नहीं की। तो सवाल ये था कि क्या उनकी तनकीद ना करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है, या हमने तनकीद भी नहीं की उनके ऊपर, हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। क्या वो कल 14वीं की रात थी, शब भर चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो ये चेहरा हमारा फिर दोबारा सामने आ रहा है। कभी हमसे कहते हैं खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। कभी कहते हैं बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं बाईकाट करो, हमने कहा बाईकाट शुरू आते हैं हम। कभी कहते हैं क्रश इंडिया, कभी कहते नहीं भाई हमारा दोस्त है, हमारा यार है, दरवाजे खोल दिया हमने, पैदल भी चले जाओ हिंदुस्तान। खारजा पॉलिसी को एक हद तक रखें। आपको अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी निभाएं आप। हमें हमारी आंखें नहीं खुली हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम एक तरफा आगे जा रहे हैं। हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। वो जिस ख़त का जवाब हम दे रहे हैं वो ख़त हमें मुखातिब ही नहीं था, जिसका जवाब हमने दे दिया हम मुखातिब ही नहीं थे। हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि पिया की चिट्ठी आई है, पिया की चिट्ठी आई है। पिया ने तो आपको चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, फिर भी आपने उसका जवाब दिया, तो बात समझे। उनके पिया कोई और थे। ठीक है ज़ुनैरा। सबसे पहले तो ये कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने लेटर लिखा है हमें और जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने लिखा है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रीजनल पीस, सस्टेनेबल रीजनल पीस विच इज़ डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी। अब टेरर एंड हॉस्टिलिटी का इल्ज़ाम तो वो हमारे पे हर तरीके से लॉबिंग के ज़रिए से भी UN में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह कब से लगा रहे हैं। और उन्होंने उसको इतना अच्छा प्रीच किया है कि वो कहते हैं ना, इतना आप झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे, कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि हम हॉस्टाइल भी हैं और हम टेररिस्ट भी हैं। अब उस जुमले को तो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स कि दे हैव नॉट इंच्ड अवे फ्रॉम देयर बेसिक स्टैंड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। और हमने यहाँ पे फॉरेन बायलैटरल ट्रेड को भी डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और चीनी इतनी ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं आप उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए हैं। सो इट्स अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन ऑन इंडिया। एक होता है आम मैं और आप तजारत कर रहे हैं, आप अनारकली के बाजार में चले जाएं, पान वाली गली में, आपको इंडिया की हर चीज़ मिल जाएगी। वो तो हमारी शक्लें ऐसी हैं ना कि हमने इंडिया की चीज़ के बगैर जिंदा नहीं रहना। हमने तो क्रैक क्रीम भी उन्हीं की इस्तेमाल करनी। ठीक, आपको हॉल रोड चले जाएंगे, आपको इंडिया की फिल्में मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगे, हीरो शीरो भी। ये एक और करैक्टर है जो कि नेशन का होता है। लेकिन हुकूमतें जो है वो एक स्टैंड रखती हैं। अब ये दो बुनियादी चीजों के ऊपर हमने कारोबार शुरू किया। तराने बनाते हैं, आप पैसे के लहू गरमा देते हैं और चाय में से चीनी आप खत्म नहीं कर सकते। आप क्या करना चाहते हैं इस कौम को? एक चम्मच चीनी कुर्बान नहीं होती। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। सर, UAE के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सूरत बड़ी खराब हो रही है रिजवान रईस साहब। जो बाहर लोग जो रेमिटेंसेस हमें आते थे, ना सिर्फ वो रुके हैं बल्कि बेरोजगार होकर लोग जो है वहां से आ रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों। अब जो यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे कंट्रीज, मतलब मिडिल ईस्ट या फिर कहे कि अरब मुल्क के अंदर इंडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है कि भाई पहले जो ये सारे अरब कंट्रीज और पाकिस्तान का एक रिलेशन हुआ करता था वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो चुका है। और इंडिया जिस तरीके से कहता है उसी तरीके से सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ज़रा देखिए, एक रिसेंट एग्जाम्पल था G20 वाला कि भाई MBS यहाँ आए थे, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इंडिया में आए थे और उनका कुछ घंटों का, हालांकि वो स्टेट विजिट पर आए थे, 2 दिन रुके थे यहाँ पर G20 के अलावा, उनका कुछ घंटों का एक स्टे था पाकिस्तान के अंदर कि वो जाते समय यहाँ पर उतरेंगे, कुछ घंटे यहाँ पर मीटिंग्स या फिर जो भी होगा और उसके बाद यहाँ से वो निकल जाएंगे। लेकिन 2-4 दिन पहले उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, नहीं उतरेंगे, क्योंकि पहले अरब कंट्रीज को डर था कि भाई हम इतनी सेना हमारी नहीं बढ़ा सकते, कू हो गया तो हमको नीचे उतार दिया जाएगा। तो उस हिसाब से उनको पाकिस्तान की आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी भाड़े के टट्टू। लेकिन अब पता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर अब वो लड़ाई वाला माहौल नहीं रहा है और अगर मान लीजिए कि सेना की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंडिया से सेना मंगवा सकते हैं, अदरवाइज हम फिलहाल बिजनेस पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि 15-20 सालों 25 सालों के अंदर अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद होगा क्या कि जितना पैसा अरब कंट्रीज़ के पास है वो इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो रिटर्न मिलेगा ना उसी से ही उनको खाना पानी करना पड़ेगा। इंडिया के अलावा उनके पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनके मामले ख़ुसूसी सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे पहुँचे हैं। यार ऑन रिकॉर्ड आ चुका है ये बंदा कि चाइना में इसको मीटिंग से उठा दिया गया था। ठीक है, हमने कितना कब इज्जत करवाना है इस मुल्क को कि एक जो नापसंदीदा आदमी था यूए की, सऊदी अरब से अलग उसकी हमें शिकायत आई, चाइना से अलग आई, बल्कि चाइनीज़ ने तो लगी लिपटी रखे बगैर उसको मीटिंग से ही बाहर निकाल दिया, उसको हमने अब यूएई भिजवा दिया। यार ये किन की हुकूमत है इस मुल्क पे? ये जो है यही वजह है कि यूएई ने हमें बड़े आराम से सफ़ेद झंडी करवाई है। उन्होंने कहा जी जब होगा, जब देग पक जाएगी तो फिर आके ले जाइएगा, फिलहाल तो देग पकड़ रही है नहीं। हम गए थे कि जी 4 बंदे अब कोरोना के बाद खुलने लगे हैं तो 4 बंदे हमारे ले लें, कम से कम एजेंडा यही किया गया, लेकिन उसके हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। डिसीशन जो है कहीं जाने का ये प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं या फॉरेन ऑफिस करता है उनकी रहनुमाई के अंदर। अब जब हम किसी बंदे को बाहर भेजते हैं तो एडवाइज़र का बाहर जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो ये एज सच कोई बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेडिशन नहीं है कि जिसको आप कह सकें कि ये बिल्कुल हमने एक गलत काम किया है। ये एक रूटीन की बात है। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, हमारे फनास के भी तो एडवाइज़र ही हैं जो सारे मामला जी, गवर्नमेंट तो एडवाइज़र्स ही चला रहे हैं ना जी। इस वक्त बदकिस्मती तो यही है कि इलेक्टेड बंदे पीछे हैं, एडवाइज़र्स हमारे माशाल्लाह बहुत आगे हैं और वो बहुत लाइक लोग हैं। तो इन्हें डेफिनेटली जो जिस गवर्नमेंट में ये इन्होंने जाके अपना केस प्रेजेंट किया है, डेफिनेटली बात की होगी। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। हमदम में दरीना शायद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन हमने क्या कहा होगा कि हमारे बंदे ले लें, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियाँ जो है ना जी वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। हम अपने ड्राइंग रूम के अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी तल्ख हकीकतें हैं कि हम वापस आके उनका जिक्र तक नहीं करते। आप फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट में गए हैं, गवर्नमेंट जो है यूएई की उसने इनकी बात नहीं मानी, तो बाज़ार यही लगता चलें। और मैं ये समझता हूँ ये बात आप जो फरमा रहे हैं ये हकीकत के नज़दीक होगी। सर यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ कोई बंदा बात नहीं करता यूएई की बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, यूएई के जो वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर इंडियंस को जिस तरह फौकियत दी जाती है। उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने एक पब्लिक पहली बार यूएई के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। अब अर्ज़ ये है कि वो इंडिया के साथ बहुत थिक हैं और एडवाइज़र लेवल का बंदा उस रिलेशनशिप को इंडिया के साथ के यूएई वर्सेस इंडियन रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं डाल सकता। इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, हमारे लिए वो 2-4 मजदूर और चले जाएं,
5-6 बंदे और हमारे जो क्रेन ऑपरेट करते हैं वो चले जाएं, वो बिल्कुल एक अलग बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अभी जाहिर है कि एडवाइजर लेवल का बंदा अगर असर नहीं डाल सकता। अगर एक इजाज़त दें मैं अर्ज करूं, एक अगर इजाज़त आपकी तरफ से, यूएई की एक शहजादी ने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया था, जी 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 जी, बहुत मशहूर हुआ, यहाँ अखबारों में आया। हो ठीक है सर। उसने सर 5वें दिन इंडियन तमाम लीडरशिप की तारीफ की। मैंने वो ट्वीट खुद पढ़ी है, और उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन लीडरशिप, और उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लीडरशिप थी उसके मुतालिक उसने कहा कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। ठीक, तो ये सर हकीकत है, ये हकीकत है। हम सिर्फ पहले ट्वीट को लेके दौड़ पड़े। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर फोटोशॉप का भी बहुत ज़्यादा जो है वो दौरा है और हम तो उसको भुगतते रहते हैं। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्या वो तो अफवाह हैं जो उन ममालिक ने हमसे हमारी नई क़यादत से वाबस्ता की थी, क्या उनको मायूसी हुई, या फिर इंडिया के हवाले से जो मामलात चले थे कश्मीर के ऊपर और जिस तरह से इन्होंने OIC के अंदर किया था, उसके वो बुनियादी वजह है। रीजन की इस वक्त जो इंडिया चाइना टेंशन है, पाकिस्तान के LOC के ऊपर जो भारत कर रहा है, ये सारे मामलात जो है जुड़े हुए हैं। ममालिक के अंदर बाहमी दिलचस्पी और मफादात होते हैं, और ये जो हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक पैनल वाला, ये अब कोई ज्यादा मौसर नहीं रह गया। UAE के अंदर जहाँ तक जुल्फी बुखारी के जाने का ताल्लुक है, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के अंदर कोई इतना बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। या जिस तरह से पाकिस्तानी वापस कंपनियां उनको निकाल रही हैं और वापस आ रहे हैं, इसके ऊपर वो बातचीत जरूर कर सकते हैं। सूरत बड़ी खराब हो रही है रिजवान रईस साहब। जो बाहर लोग जो रेमिटेंसेस हमें आते थे, ना सिर्फ वो रुके हैं बल्कि बेरोजगार होकर लोग जो है वहां से आ रहे हैं। बात यह है जी कि जुल्फी बुखारी साहब का आप कह रहे हैं, देखें जी वो जो चूरन बेचने गए थे वो उस मिकदार में नहीं बिका जिस मिकदार में वो लेकर गए थे। कोई नहीं, उनके उतने पेट में दर्द नहीं था UAE वालों के ना, इसलिए कम बिक गया। एक बात चौधरी ज़हीर साहब ने कही है जी कि बॉल इमरान खान की कोर्ट में है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। मैं इनसे 100% नहीं बल्कि कई लाख फीसद एग्री करता हूँ, लेकिन इमरान खान उस कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में कोई और बंदा है। खान साहब बहुत दूर हैं, बल्कि वो रश में कहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं वो अंडरपास बनेगा कभी, शायद उसके नीचे से आएंगे, या ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो उस पर बैठ के आएंगे, लेकिन पता कोई नहीं है। BRT का रूट भी चल रहा है। अब मसला ये जी कि जो आप ये देखिए कि जो सर्विसेज भारत UAE वालों को दे सकता है वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारे बहुत दूर दूर तक हम वो काम नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है रईस साहब कि अगर हमारे कुछ लोग प्राइवेटली करते भी रहते जी, करते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोग ऑफिशियली नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया ऑफिशियली करता है सारा कुछ। उनकी तजारत भी बहुत ज़्यादा है हमारे से, उनके वहाँ पे जो है इकोनॉमिक जो होते हैं उनके कल्चरल रिलेशन मफादात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नमस्कार दोस्तों। अब ये बात तो मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि तरक्की के मामले में या फिर ग्रोथ के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे चला जा चुका है। लेकिन आज भी कई सारे पाकिस्तानी को जब आप पूछोगे ना, तब वो कहेगा कि नहीं, पाकिस्तान हर सिचुएशन में इंडिया से आगे है। अब ज़रा देखिए कि इंडिया के रिलेशंस देखिए कि किस टाइप के इंडिया के रिलेशंस सभी जगह पर बढ़ रहे हैं। अब पूरी दुनिया जब डिवाइडेड है रशिया चाइना ब्लॉक में या फिर अमेरिकन ब्लॉक में, मतलब वेस्टर्न ब्लॉक में, तब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका रिलेशन सबके साथ अच्छे है, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो, इवन चाइना के साथ भले ही झगड़ा चल रहा हो, लेकिन ट्रेड वहाँ पर भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया को ज़रूरत है। अगर ज़रूरत ना होती ना तो कोई ना कोई हमें डिच कर देता। जैसे मान लीजिए अमेरिका या फिर रशिया, कि अब दोनों में से एक पक्ष में रखिए, क्योंकि पहले भी वही हुआ करता था। जब पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में था और इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं था दुनिया के लिए, तब अमेरिका ने हमको डिच ही कर दिया था। लेकिन आज हम वही जो मौका है ना यूज़ कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, या फिर जो भी कहे कि खुद के इंटरेस्ट के लिए। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। अब इशू आपका जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप तरक्की के अंदर इंडिया से पीछे रह गए। मानते नहीं आप, हम नहीं मानते। इकॉनमी के अंदर हम बहुत पीछे रह गए, हम नहीं मानते। हम ये भी नहीं मानते कि कश्मीर जो है वो बाय फोर्स हम हासिल नहीं कर सकते, नहीं मानते हम कहते हैं कैसे हासिल कर सकते हैं? एक मिनट लेट मी टॉक, मुझे इजाजत दीजिए। देखें, कश्मीर और एनी अदर प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम और चीजें, मैं तो इवन यहां तक कहूंगा ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन,
आप सिर्फ और सिर्फ संजीदा, मीनिंगफुल, बायलैटरल डायलॉग से कर सकते हैं। आप बायलैटरल को भी छोड़ दें, आप किसी और बंदे को, किसी और मुल्क को दरमियान में डाल दें, लेकिन खुदारा जो 73 साल से हम चीजें कह रहे हैं उनसे निकलें। ये इतने ऐसे रिटॉरिक्स हैं, यकीन करें, जो अब 5वीं क्लास के बच्चे को याद हो गए। गुजारिश मैं अपने आर्ग्यूमेंट को, थीसिस को आगे बढ़ाता हूं। क्या आर यू कन्विंस्ड कि सारी जंगें जो हैं वो बड़ी हमारी फ्रूटफुल नहीं है? आर यू कन्विंस्ड? और क्या आप कन्विंस्ड है इस चीज पे कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ZB जो था, क्या उसने जंग के थ्रू बंदे वापस लेके आया था? ही वॉज ए पॉलिटिशियन, जैसे कामिल साहब हैं, जैसे और लोग हैं, और वो एक ब्रिलियंट आदमी था। वो समझ चुका था ये चीज कि निगोशिएशंस होंगी, और सिमला एग्रीमेंट जो है उसको आप पढ़ के देख लें। वो जगह जगह ये कह रहा है बायलैटरल निगोशिएशंस, कहीं यूज ऑफ फोर्स नहीं, कहीं तलखी नहीं है। तो पाकिस्तान तो हमेशा कहता था कि जी हम तो निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। क्या इंडिया तैयार होता था? देखें, ये बात तो आप मुझसे तो नहीं पूछ सकते, ये बात ये तो आप उनके जो बंदे हैं उनसे पूछें। किन के बंदों से? इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के राइटर्स हैं, इंडिया के जो, हमें कभी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं तो एक पाकिस्तान के स्टैंड की बात कर रहा हूं। अभी आपने इंडिया के स्टैंड की बात की, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जिस तरह का आपका स्टैंड है उसी तरह का उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 20, 25, 40, 50 साल में उन्होंने भी ये बना लिया। हमारा वो भी उससे बाहर नहीं आ सकते और हम लोग भी उससे बाहर नहीं आ सकते। और बदकिस्मती ये है कि IK गुजराल जो है, जिसे मैं बहुत एक स्टेट्समैन समझता हूं, उसने कहा था कि वेरी स्ट्रांग पाकिस्तान इज इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और उसको बड़ी लेदे हुई, उसको बड़े वहां गालियां पड़ी उसको, लेकिन ही स्टूड बाय हिज वर्ड्स। गुजारिश ये है कि इकॉनमी को ठीक कीजिए। इकॉनमी आप ठीक करेंगे, आपके 99% मसाइल जो हैं वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे। मैं कतन ये नहीं अर्ज कर रहा कि हल हो जाएंगे, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता एंड देन यू हैव टू, आपको लोगों को मामलात के अंदर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हम में से हर बंदा जो है वो उठता है और वो लाल किले के ऊपर झंडा लहराने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे अब थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये भी समझा देना कि हम मुझे तो अभी तक आपकी गुफ्तगू से ये नजर आया है कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा, पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है। मैंने हसन साहब एक जगह भी ये नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम कोर इशू, हम डायरेक्शन हम ठीक नहीं है। हम जैसा हमारी कोई डायरेक्शन ठीक नहीं रही। मैं कतन ये बात नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं। मैंने इसमें जनरल साहब से एक बात नहीं की जो आप जनरल साहब से। जी मैं जरा थोड़ा वजाहत कर दूं। जी जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर आप फिरें तो शायद आपको एक भी इंसान ऐसा ना मिले, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जो ये ना कहता हो कि इंडिया के साथ आपको ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। उनका लीडर बार बार कहता है कि पहले 2 टुकड़े किए, अब 4 करने हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या बात है उधर? तो हाथ जोड़ता रहा। अब ये प्लीज मैं हमें इनका जवाब देना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा रियलिटी, रियल वर्ल्ड में रहने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे? आज इस तरह की एक बहस बिल्कुल ही और तरफ चली जाएगी और इमरान खान की जो स्पीच है, अभी हम इमरान खान उसकी तरफ आना चाहिए, उसमें हमें रहना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताऊं, सिर्फ एक जुमला ऐड करूंगा, सिर्फ एक जुमला। देखिए कश्मीर के साथ जो सिंसियरिटी है ना, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगा देना ही उनके बारे में बता रही है वो कितने सिंसियर थी। आप जी बिल्कुल, ये कश्मीर कमेटी पे भी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया के हवाले से ये बात ठीक है, हमें एक दोस्ती के अच्छे ताल्लुक बनाने चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए, लेकिन ये काम हमें ग्रेसफुल भी करना चाहिए, स्ट्रांगली भी करना चाहिए। और राव साहब ने ये बात तो बिल्कुल ठीक किया है कि जब हम अपनी इकोनॉमी को सेट कर लेंगे, अपने मसाइल भी हल करते हैं, खासतौर पे मजबूत इकोनॉमी। देखिए, मजबूत खारजा पॉलिसी के लिए आपकी मजबूत मईशत होना बहुत जरूरी है। कोई भी मुल्क दुनिया के कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी कमजोर मईशत हो, वो डिफॉल्ट होने पे खड़ा हो, वहां पे उनके इतने ज्यादा खौफनाक मसाइल हो और वो मजबूत खारजा पॉलिसी बनाए। तो हमें ये दोनों महाजों पे काम करना है। देखिए, जो जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, बात उनकी भी ठीक है। उनके कहने का मकसद ये है कि इंडिया के हवाले से हमें विजिलेंट रहना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए और स्ट्रांगली अपनी बात करनी चाहिए। जो बंदर साहब की बात है, बात वो भी गलत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूं,
हम पाकिस्तान में रहते हैं सर, एक मिनट, हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे एक बात करने दो जरा, एक बात, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मीडिया में इंडियन कंटेंट चलता है, हम इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस को अपने दिल से लगाते हैं, अपना हीरो हीरोइन तस्वीर करते हैं हमारे। आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया में एक नेशनल नैरेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। जी, मैं सब हजरात के सामने एक बात रखना चाहता हूं, 70,000 लोग पाकिस्तान के मारे गए। इंडिया ने पूरी दुनिया को कहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है हमारे यहां, और हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई कि उसके नैरेटिव को निगेट किया जाए, बिल्कुल कलबोशन यूज किया जाए, अपने सबूत दिए जाएं, और नतीजा यह कि हम पूरी दुनिया में 70-80 हजार लोग मरवाने के बाद दहशतगर्द कहलाए गए। हिंदुस्तान की नेकनियती आप देख लीजिए, वो हमारी तरफ यह है कि हमें वो हमारे मार के बंदे फिर हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करवा रहा है। साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे है, हैं। मैं मानता हूं ये बात, ये बात इसमें ये है हमें कोई कि दो राय हमने नहीं किसी है। ने ये नहीं कहा जी, हमने किसी ने ये नहीं कहा कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक ना करें, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपने ताल्लुकात ठीक करना है, मैं इसमें गुजारिश करूंगा अपना फरोख्त करना अपने आप को इंडिया के हाथ में। एक मिनट जी जनरल साहब, लेट मी, मुझे गुजारिश करने दीजिए। इंडिया से हमारे रिलेशनशिप जो हैं वो जिस दिन हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ग्रेसी था उस दिन से खराब होने शुरू हो गए थे। आप हिस्ट्री में चले जाएं, फॉर गॉड सेक, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले दिन से हमने क्या करना शुरू किया, और बायोलैटरली फिर करना शुरू किया है, जिसे कहते हैं ना जी, वी हैव एंटर्ड इनटू अ वर्ल्ड जिसमें वो जुनून की हद तक एक दूसरे के खिलाफ हम हो चुके हैं। और ये रिटोरिक पाकिस्तान में भी बिक रहा है, ये रिटोरिक इंडिया में भी बिक रहा है। उसके पॉलिटिशियंस अवाम को वहां एंटी पाकिस्तान कहते हैं, हम यहां उन्हें एंटी इंडिया हम तो कहते नहीं है सर, हमने क्या कहते हैं, ऐसी हम तो बस एक खानापुरी करते हैं। अगर कहते हैं ना तो जाके इंडिया में सर देखें, सर मैं उसे कहते हैं कहना। सर मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए, उसके बाद हमारे पास एक वी आर ऑल रैशनल पीपल। मैं सिर्फ आपको क्या कह रहा हूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अपने मामलात दुरुस्त करें, आपकी हर चीज दुरुस्त हो जाएगी। अब इंशाल्लाह होगी ना, अब इंशाल्लाह मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, मैं बड़ा बर्दाश्त किया है, बड़ा बर्दाश्त किया है कि अपने आप को ठीक करो जी, हमने बम्बे पे हमला करवा दिया, हमने ये कर दिया, ये नैरेटिव है यूएसए का, ये नैरेटिव है इस वक्त अफगानिस्तान का, ये नैरेटिव है इंडिया का, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें तो बात करनी चाहिए कि देखिए बात यह है, जब हम कहते हैं कि जी हमें अपनी इकोनॉमी पहले ठीक, और कैसे इकोनॉमी ठीक कर लेंगे भाई, जब हमारे ऊपर इकोनॉमी हमारी बर्बाद करने के लिए इंडिया बैठा हुआ है, हर वक्त हमलावर हो रहा है। अच्छा वो इंटरनेशनली भी हमलावर हो रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और हमारे अंदर दहशतगर्दी फैला के और दहशतगर्दी के जरिए हमारी मुल्क की बदअमनी जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ा किया जाता है, वो हमें तबाह करना चाह रहा है। ब्रेक हम की कैसे इकोनॉमी ठीक अनफॉर्चुनेटली जो हमें तबाह करना चाहता है उसमें हम तबाही में सहूलतकारी का किरदार अदा करते आए हैं, इस चीज को हमें तस्लीम करना होगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। क्या ऑप्शंस हैं इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो तो ये तो है कि उनकी अभी भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा है। ये सही कह रहे हैं कि किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की अगस्त 5 की, किसी मुल्क ने उनको किसी तरह से भी उस तनकीद का निशाना नहीं बनाया। नमस्कार दोस्तों, अब एक समय था जब पाकिस्तानी ये कहते रहते थे कि हमें कश्मीर बचाना है, कश्मीर हम छीन लेंगे, भारत से ये कर लेंगे, कश्मीर का मतलब क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या कश्मीर, इस टाइप के नारे चलते रहते थे। लेकिन अब पिछले अगर आप 1-2 सालों से देखो ना तो पाकिस्तानी मीडिया में ये टर्म बहुत ही आम हो गई है कि हम अपने पास जो कश्मीर है ना वो बचा ले वही बहुत है। अब ये बात बिल्कुल सच भी है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है। अब वो तो छोड़िए, द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है, मतलब आप इस्लामाबाद ले लीजिए या फिर कहे कि कराची ले लीजिए या फिर कहे कि लाहौर ले लीजिए, वहाँ पर इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का देखो तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है 300 रुपये के ऊपर चले जा चुके हैं। ऊपर से डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपये जिस तरीके से टूट रहा है, कभी भी 500 से लेकर 1000 रुपये तक पहुँच सकता है। और ऐसी सिचुएशन में फिर भी अगर उनको कंपटीशन करनी है कि भाई, तो कई सारे लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खुद के पास जो कश्मीर है ना वही बचा ले वही अच्छा है।
इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या ऑप्शन है इम्तियाज गुल साहब? पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन P5 मतलब जो 5 बड़े मुस्तकिल ममालिक हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 4 इंडिया की जेब में है, चारों के साथ बड़े बड़े वो डील अरबों डॉलर के वो सौदे कर रहे हैं, पैसे हैं, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, वहाँ से असला ले रहा है, वो क्यों बोलेंगे? मुझे खुद इस्लामाबाद में बैठ के गैर मुल्की सफ़ीरों ने कहा है कि जी हम क्या बात करें, हमने 2 अरब डॉलर का भी डील किया है, 3 अरब डॉलर का 2 साल पहले किया था, लिहाजा हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कश्मीर है ना, हमें उसको बचाना चाहिए। जो कश्मीर बने हुए हैं मुख्तलिफ इलाके, हमें उन पे तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इंटरनली हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। ये जो सो दिस इज द ओनली ऑप्शन कि आप इंटरनल स्टेबिलिटी को लेके आएंगे तो शायद आपकी बात भी और यही बात हमें चीन वाले भी कहते हैं। जी, मसला ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और एक बड़ी तारीख भी है, और उनका अपना एक राइट है अपने निज़ाम के तहत अपने मुल्क को चलाना। हिंदुस्तान की तारीख ये रही है कि वो हेजिमोनिस्टिक डिजाइन के साथ वो चाहते हैं कि उनकी अजारादारी हो साउथ एशिया में, बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है और उसकी स्ट्रेंथ इसी में होनी चाहिए कि आप सारे मज़ाहिब की, सारे लोगों की, सारी रियासतों की, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की, पड़ोसियों के हकूक का ख्याल रखें। और यही रोना इंडिया के अंदर भी सेम एलिमेंट्स रो रहे हैं। अच्छा जय साहब, आई कम बैक टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसी के ऊपर अपना अगला सवाल इम्तियाज गुल साहब आपसे करूंगी। इंडिया अभी जैसे जय साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हिंदुत्व का जो उनका सारा एक मूवमेंट चल रही है मोदी साहब की, और जो वो कोशिशें कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आज का भारत मुख्तलिफ लगता है आपको? नहीं, देखिए रेजिस्टेंस बिल्कुल है, यानी उसके मुज़ाहमत करने वाले, लेकिन हमें ये भी हकीकत माननी चाहिए कि वो मुज़ाहमती क़ुव्वतें, वो लिबरल इंडियंस जो हैं वो निस्बतन अक़लियत में हैं, और अगर अक़लियत में ना होते तो ये बीजेपी की सरबराही में जो कोalition है उनको 2/3 अक्सरियत ना मिलती गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में। उसमें बदकिस्मती ये है कि आपने अमेरिका में भी देखा कि किस तरह सफ़ेद फार्म जो अमेरिकी थे उनको सदर ट्रंप ने बिल्कुल गैल्वेनाइज़ किया अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान। उनको बहुत ज़्यादा वोट मिले और इस दफ़ा हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा वोट मिल जाए। तो यही काम भारत में हुआ है, और जो हिंदुत्व या भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, वो मेरा ख़्याल है उस पर बड़ी शद्दोमत के साथ काम कर, लोगों ने उसको लबैक भी कहा है। लेकिन उनका ये ख्याल है कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं कि अगर हमने अपनी, और एक वो बाकायदा प्लान के तहत चल रहे हैं, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, जो अपना उनका इंतखाबी मंशूर था उसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से इन इक़दामात का वादा पहले से किया हुआ था, और उस पर वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अमल किए चले जा रहे हैं। लिहाजा मौजूदा हालात में आइंदा 2-3 बरस तक हमें इस पर कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम भले बहुत शोर मचाते रहें कि वो अपने लिए उन्होंने मसाइल खड़े किए हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज तक किसी एक मुल्क ने बाकायदा तौर पे 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की मज़म्मत नहीं की है, उसकी वापसी का तकाज़ा नहीं किया है। इसी तरह इस साल जो वहाँ पे हो रहा है, अब तक जो मुहासरा चल रहा है, अब तक किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पे उस पर एहतजाज नहीं किया है, क्योंकि लोगों के इक़्तिसादी मफादात जुड़े हुए हैं। सिर्फ अमेरिका के इस वक्त डील चल रहे हैं, आर्म्स डील दिफाई नौइयत के 8 से 10 बिलियन डॉलर के, फ्रांस के साथ 9 बिलियन डॉलर का उनका राफेल जो जंगी तैयारियाँ हैं उसका डील चल रहा है। रूस के साथ से उन्होंने 5 अरब डॉलर के वो S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा एक हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। भले भारत को शामिल कर दिया गया रिलीजियस फ्रीडम वॉच लिस्ट में अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो कोई बाइंडिंग इदारा नहीं, वो एक मुशावरती इदारा है। वो अपने एक रिपोर्ट दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल ये स्टेटस को ऐसे रहेगा और वो अपने एजेंडे पे अमल पैरा रहेंगे। नकवी साहब, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे हालात खित्ते में तब्दील हो रहे हैं कि जिसकी वजह से भारत को लगे कि अमन की तरफ जाना चाहिए, कश्मीर के हल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये आदमी इस वक्त तो आगे का जो तस्वर कर सकता है वही बात की जा सकती है।
भारत की पोजीशन अभी भी काफ़ी मजबूत है, दुनिया में बड़ी अहमियत है उसको, उसके इक़्तिसादी हालात भी उसके अभी तक अच्छे जा रहे हैं। तो ये तो है कि उनकी अभी भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ा है। ये सही कह रहे हैं कि किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की अगस्त 5 की, किसी मुल्क ने उनको किसी तरह से भी उस तनकीद का निशाना नहीं बनाया। देखिए तंजीला, ये इम्तियाज गुल साहब ने बड़ी खूबसूरती से प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट का अहाता किया है, वेरी रियलिस्टिकली। लेकिन द पॉइंट इज कि इस स्टेटस को तोड़ना किसने है। पॉइंट ये है, हमारे लिए ये चैलेंजेस हैं कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वो एक बड़ी मंडी है उनके, और यूनाइटेड नेशन जो है वो बिल्कुल अदारा बना हुआ है और सुपर पावर्स के अपने इंटरेस्ट है। नो, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनमें हमने ऑपरेट करना है। हमने ये देखना है कि हमारी लीडरशिप का चैलेंज ये है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जब इस तरह के एडवर्स एनवायरनमेंट है, हमारी क्या प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हो ताकि हम इन चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज कर सकें। आप अगर ब्रीफली मुझे एक जुमले में बताएं कि क्या हो, मैं फिर एक कमेंट यहाँ से लेके फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। क्या प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए, पाकिस्तान को एक तो पूरी दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनसे इंटरैक्ट करना चाहिए, और सिर्फ ट्वीट के ऊपर या टेलीफोन पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भी विजिट करना चाहिए। आपके डेलीगेशंस भी पार्लियामेंटेरियंस के भी जाएं, आपके डिप्लोमेट्स के भी जाएं, आप कश्मीर डेस्क बनाएं, आप मीडिया के अंदर एक आपकी बड़ी प्रोएक्टिव एक पॉलिसी होनी चाहिए। आप यूनाइटेड नेशन के अंदर अपने फ्रेंड सिर्फ P5 कंट्रीज के पीछे ना फिरे, जो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका के अंदर, आपके साउथ ईस्ट एशिया में जो मेंबर्स हैं, जो UN के मेंबर्स हैं, उनके साथ आप अपना केस लीड करें ताकि कल तक अगर आप उधर जाएं तो आपके कोई वोटर हो, को आपके सपोर्टर हो वहाँ के। ठीक है। और ये जो एक नोशन है कि चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट, बड़े बड़े अखबारात में ये कैंपेन चल रही है भारत के ख़िलाफ़। देखिए, अखबारात, मीडिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करता। वो शोर मचाएंगे लेकिन उनकी वजह से रियासत की खारजा पॉलिसी और रियासत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो तब्दील नहीं होती। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने बहुत शोर मचाया ट्रंप के अफ़गानिस्तान से इनखला के ख़िलाफ़, बहुत आर्टिकल छपे हैं उसके, और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उसमें। कुछ भी नहीं है वो, उसने पहले 4000 कम किए, अभी कह रहे हैं कि महीने के बाद वो 4000 फौजी अफगानिस्तान से। देखिए जी, इट्स ऑल अबाउट इकॉनमी, इक्तिसादी मफादात हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, इंडिया उनको पैसे दे रहा है, वहाँ से असला ले रहा है, वो क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उठा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी लाइनें कैसे लगी है। मतलब जरा देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उन्होंने बहुत सारी फॉरेन विजिट्स की थी। अब उस समय पर कई सारे पॉलिटिकल जो विपक्ष में थे, पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट देने की यहाँ पर ट्राई की कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया में रहते ही नहीं है, बाहर ही घूमते रहते हैं, या फिर कहे कि उस टाइप की स्टेटमेंट्स आती रहती थी। अब किसी को ये मतलब इतना सीरियस नहीं थे। खास करके इंडिया ने सऊदी और UAE की विजिट बहुत की थी, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कहे कि मंत्री लेवल की मीटिंग हो। अब उसके रिजल्ट हमको ये मिल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की लाइनें लगी है। अगर आप देखो तो सऊदी और UAE जैसे कंट्रीज खास करके इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो ऑयल है वो 10, 15, 20 सालों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, और ख़त्म भी नहीं हुआ तो पूरी दुनिया जो है वो इस फ्यूल वाली कैपेसिटी से दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो उनके पास जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करे, क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए होगा, वहाँ की जनता को फीड भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में खास करके सऊदी अरब और UAE जैसे कंट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है इंडिया, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट की लाइन लग रही है। खास करके उसके बाद अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वो तो अलग ही बात है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिंदुस्तान देखे ना, फैसिलिटेट करता है, वन विंडो भी कर देता है। हम उसी आप कह लो ना पुराने एक माहौल में फंसे हुए। एक आम आदमी 3 सिफारिशें, 2 चिट्टे, 5 टेलीफोन कॉल और एक बंदा साथ ना जाए तो आपका काम नहीं होता है। इसको हम कैसे रेडिकेट करें? ये आपकी गवर्नमेंट में भी था, नून की गवर्नमेंट में भी है,
आज की गवर्नमेंट पे भी है. सो वी नीड टू गेट दिस कर्स आउट. एब्सोल्युटली. जब तक आप एक एटमॉस्फेयर उसे नहीं देंगे जिसमें ईज आउट हो और बिजनेस का वन विंडो आप रखें. यू सी 36 महकमों में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को घूमना पड़ता है और फिर जिस तरह से उसको निचोड़ा जाता है. आपकी सोच है कि ब्यूरोक्रेसी का काम फैसिलिटेशन नहीं है. इट इज अ टोटल ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्यूरोक्रेसी करती है. एक चीज पर एक छोटा सा एतराज लगा के वो 6 महीने में शटल होती रहेगी फाइल, फिर वापस आएगी, फिर एक एतराज खत्म होगा, फिर दूसरा एतराज लगाएंगे, फिर तीसरा एतराज लगाएंगे. You see, this is a vicious circle, यार. Okay. You need to have a vision to get this whole thing clear. मैंने जैसे पहले कहा डेवलपमेंट, अब अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता. डेवलपमेंट ही से आपकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ही से आपके जो है जॉब एवेन्यूज क्रिएट होंगे. इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है चाइना. चाइना दुनिया में आज से 14 साल बाद नंबर 1 इकानमी हो जाएगा. अभी हो रही है, थोड़े 2 साल बाद ही हो जाएगा, लेकिन 14 साल बाद की प्रेडिक्शंस कुछ मुल्कों की आई हैं. तो चाइना आबादी में भी नंबर 1 है और दुनिया की नंबर 1 इकानमी हो जाएगा. नंबर 2 आबादी में इंडिया है, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी हो जाएगी. और नंबर 3 आबादी में अमेरिका है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी होगी आज से 14 साल बाद. पाकिस्तान में बात जो करना चाहता हूँ, पाकिस्तान 5वें, इन मुल्कों के बाद पाकिस्तान की आबादी है 5वें नंबर पे. हम 51 नंबर की इकानमी हो जाएंगे, ये प्रेडिक्शन आई है. हमारा ख्याल था मुस्लिम लीग के दौर में कि 20वीं इकानमी हो जाएंगे दुनिया में. अब ये लेटेस्ट जो है वर्ल्ड बैंक और ये सारे खबरें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 51st इकानमी 51 नंबर पे. तो हमारी फॉल्ट लाइन क्या है? जी, मैं अब आपके असल बात तो आप पे आता हूँ कि इसका हल क्या है. देखिए, सारी दुनिया ने इसका कोई मुश्किल हल नहीं है. दुनिया आज सुकड़ गई है. हमारे सामने है कि दुनिया के ममालिक ने क्या किया. लेकिन उन मुल्कों ने ये किया है कि पहले वो नहीं कर रहा था. इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी. उन्होंने, डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे. इन दोनों में आपस में बात हमाद अजहर और हफीज शेख साहब को बताया ना क्या करना है. मैं बता रहा हूँ, बस मैं तो सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड. भाई, इंडिया ने क्या किया. इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मनमोहन सिंह डॉक्टर महबूब हक से मशवरे करते थे कि भाई किस तरह इंडिया को हम, क्योंकि क्लास फेलो थे, आपस में मिल के रहे थे. अच्छा, वो इंडिया ने क्या किया. हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था. इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी. जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी. देखिए, महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया. हमारे यहाँ तो पहले दिन से, बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना जोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना. अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है. तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया. भाई, अकाउंटेबिलिटी पे है. अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है. कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता. आप पगड़ियाँ उछालेंगे. तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को. क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही. हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का. हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं. हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते हैं. आप डॉक्टर रमेश से पूछ लें, ये बिजनेस करते हैं. हर किसी को पकड़ धकड़ लगाई हुई है. इन हालात में जब आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, 6.5% आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई है. आप अंदाज़ा कीजिए कि हम, ये महंगाई नहीं होगी तो जब पैदावार नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी, तो और आगे नहीं बढ़ेंगे. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट्स इट. रियलिस्टिक होना चाहिए कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी आई, कौन सी मर्सिडीज की इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है, रेंज रोवर की इंडस्ट्री यहाँ पे खुली है, या और कोई ऐसी इंडस्ट्री खुली है, या हमारी अपनी फैक्ट्रियां जो है वो डाउन पे चली है. कार्टेल चल रहा है इधर, आपको पता है, मुझे भी पता है. गाड़ियों का कार्टेल चल रहा है इधर. ठीक है, तो जिस दिन खोला ना तो सब हिल जाएंगे. छोड़े, चले प्रोग्राम को खत्म हो रहा है, आपको पता है, छोड़ दे.